आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खट्टेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अन्नू जी हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज देखने को मिली है, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वो कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना, पहले बीमार होने दो फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी, और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रोमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए। यानी इन टोटलिटी, पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो इसकी हमको चिंता करनी, प्रिवेंटिव पार्ट।
और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ, और इन सबको करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, आई सेड नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहॉर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं, तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन, 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसको आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए ये सिस्टम है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर,
कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर, ये कितने दूर दराज इलाके हैं। लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती है और वहां तक पहुंचाने का काम। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिक्लाइन है अंडर 5 मोर्टालिटी, यानी बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, वो जो 42% हमारी डिक्लाइन है, 42% उसमें डिक्लाइन है। और दुनिया की डिक्लाइन सिर्फ 14% है, हम 42% की डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक विकास की एक नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जो नियोनेटल मोर्टालिटी है वो हमारी 39% है और ग्लोबल मोर्टालिटी डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 11% है। तो हमने हर एक दृष्टि से प्रयास किया है कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आपको जानकर के खुशी होगी, आज हाइपरटेंशन में 39 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है और 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायग्नोज किया गया हाइपरटेंशन से। उसी तरीके से लगभग 39 करोड़ लोगों को डायबिटीज के लिए चेक किया गया और 3 करोड़ 50 लाख लोगों को डायबिटीज का शिकार पाया गया। मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि भारत की जनसंख्या को किस तरीके से ओरल कैंसर हमारे यहाँ 33 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख डायग्नोज हुए हैं। सर्विक्स कैंसर में 10 करोड़ 30 लाख लोगों का बहनों का स्क्रीन हुआ, 90,000 लोग उसमें से पाए गए। ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ और उसमें से 42 लाख लोग इसमें से पाए गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। मैं इन सारी चीजों को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ किस तरीके से प्रयास हुआ है कि नीचे तक, अब ये सिकल सेल एनीमिया वो शेडोल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। सिकल सेल एनीमिया 75 वर्ष से ज्यादा हो गए थे हमारे को आजाद हुए, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मोड में लिया है और नेशनल सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम उसको लागू किया। आज लाखों के हिसाब से और करोड़ों के हिसाब से स्क्रीनिंग हुई है और उनके उसमें से लाखों के हिसाब से लोगों को पाया गया है और उनकी दवा उनका इलाज भी शुरू है और उनके बारे में कि वह किस तरीके से जीवन यापन करें इसको भी बताया जा रहा है। इस तरीके से काम हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस में भारत में ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग और डिक्लाइन 18% है और ग्लोबल डिक्लाइन 7% है, यानी हम दुगने से ज्यादा तीव्र गति से ट्यूबरक्लोसिस में भी काम कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत की चर्चा हुई और वयोवर्धन आयुष्मान योजना की भी चर्चा हुई। मैं कहना चाहूंगा, जब हम 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2015 में भारत को हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुना गया और वो अध्यक्षता मुझे करने का मौका मिला। उस समय चर्चा होती थी यूएचसी का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी हर तरीके से व्यक्ति की इलाज की मुफ्त व्यवस्था हो। तो मैं सोचा करता था कि कभी भारत में संभव होगा क्या? 140 करोड़ का देश है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम कैसे कर पाएंगे? हमने आकर के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की और हमने कहा कि हम इनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत डरते डरते मैं, मतलब क्योंकि मुझे फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं था और मैंने 1 लाख रुपए की बात कही कि 1 लाख रुपए का अगर हम व्यवस्था कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचो। मैंने कहा बड़ा तो फिर तभी सोच सकता हूँ, आपका आशीर्वाद हो तो बड़ा सोचेंगे। उन्होंने 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी
उस समय 50 करोड़ की आबादी, और 50 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का तय किया आयुष्मान भारत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है। इतना बड़ा हेल्थ कवरेज कहीं नहीं मिलता। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें आशा वर्कर्स जोड़े, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा, और अब उन्होंने 70 साल से ऊपर सभी लोगों को जोड़ दिया। चाहे किसी 70 साल से अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता रहेगा। इस तरीके से आप बताइए, यह देश को एक गेम चेंजर है कि नहीं? आप बताइए, यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है कि नहीं? यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस बंद कर देती है, और होता है तो उस पर कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो भी आपको मालूम है। लेकिन 70 साल के बाद जिंदगी अंतिम सांस तक, और किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, सबको 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मिलेगा जिंदगी। इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे यहां एक कहावत होती थी, कोई नृप भय हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि। आपको हानि होती है अगर सही राजा ना मिले तो। ये तो आपको मोदी जी मिले हैं, इस कारण से ये हो पाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिसको धरती, यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी पूरी ताकत के साथ उसको लागू कर रहे हैं, इसलिए इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब ये मेडिकल एजुकेशन की बात हुई, 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 780 मेडिकल कॉलेजेस। उस समय 56,000 मेडिकल सीट्स थी अंडर ग्रेजुएट की, आज 1,70,000 मेडिकल सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट की। और हमें ये टारगेट दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि 5 साल में इसको 75,000 सीटें और बढ़ानी है, 75,000 सीट्स। तो उस पर हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पहले जो गरीब आदमी के जेब से पैसा लगता था वह 62% उसका पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में खर्च होता था। आज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 32% रह गया है, यानी जहां वो 62% था वो 32% पर 39% पर आकर के रुक गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। आज 17 नए मेडिकल कॉलेज प्लस 4 मेडिकल कॉलेज, और पीपीपी मोड में, और 2 श्योपुर और सिंगरौली, दोनों को 100-100 सीटों का। मैं वो बार बार क्यों उनसे बोल रहा था कि इसको बोलो, इसको बोलो। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको लगता होगा सीटें मिल गई, ऐसे नहीं मिलती सीटें। जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कभी खोला होगा तो उनको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज की सीटें कैसे। परसों बात हुई, 3 दिन पहले बात हुई। मैंने कहा इनको, मैंने कहा मैं आऊंगा तो 100 सीट्स की परमिशन लेकर के आऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल इलाके में, आदिवासी इलाके में, दूर दराज, और यह भी स्कीम किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हो गए ऐसे नहीं खुल गए, ये नीतिगत निर्णयों से खुले, नीतिगत फैसला लिया था। ये 4th फेज में हम आपको ये मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। और किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि गांव, दूर दराज जो इलाके हैं, वहां जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वहां डॉक्टर उस इलाके के बनेंगे। जब उस इलाके के डॉक्टर बनेंगे तो वो वहीं प्रैक्टिस करेंगे, वहीं के मेडिकल कॉलेज में होंगे, वहीं पर वो व्यवस्था देखेंगे। और हमारे गांव का डॉक्टर जब निकलेगा तो गांव में की सुविधा तक पहुंचने की व्यवस्था होगी। उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए ये बहुत दूरगामी सोच कर समझ करके इन कार्यक्रमों को लिया गया है, और इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा असर पड़ भी रहा है, पढ़ना भी चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि बार बार नेता की दृष्टि और विचार ठीक हो तो किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको समझना चाहिए।
हम लोगों ने नीट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया। नीट में हमने क्या किया, 13 भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी है, 13 भाषाओं में हम मेडिकल का एग्जामिनेशन लेते हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि बड़े शहरों से निकले हुए बच्चों के साथ साथ अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनने लगा, क्योंकि वो उड़िया में परीक्षा देता है, वो गुजराती में परीक्षा देता है, वो मराठी में परीक्षा देता है, वो तमिल में परीक्षा देता है, वो मलयालम में परीक्षा देता है, वो बंगाली में परीक्षा देता है। और यहाँ आपने तो हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसको पूरा किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, नीतियां स्पष्ट होती है तो उससे कितना फर्क पड़ता है, ये बात मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोरोना आया और गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना से कैसे लड़ना ये दुनिया का कोई देश नहीं जानता, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने कोरोना से लड़ा वो किसी ने नहीं। आप कहेंगे कैसे? हमारे यहां चाहे मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, ताली बजवाई, थाली बजवाई, फिर लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, और जब देश तैयार हो गया तो लॉकडाउन हटाया। और इस देश में मैं बताना चाहता हूं बात, हमें ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 20 से 28 साल लग गए, हमें टेटनस की दवाई को लाने में 28 साल लग गए, हमारे को पोलियो की दवाई को लाने में लगभग 30 साल लग गए, हमको जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को लाने में 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने खड़ा किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके तैयार किया। ये है बदलता भारत, ये है बदला हुआ भारत। और 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, वैक्सीन मैत्री में, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में हमने वैक्सीन पहुंचाई है हमारा। और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर, और वो भी मुफ्त लगा करके भारत को कोरोना मुक्त कर दिया, कोरोना फ्री कर दिया। इस बात को इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। ये आई गई बात हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं। अब अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश, वहां आंदोलन हो गया कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यूरोप के देशों में लॉकडाउन पर आंदोलन हो गया, वहां सरकार लड़ रही थी। यहां मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना से लड़ रहा था, समाज कोरोना से लड़ रहा था, सरकार के साथ। ये हमको इसलिए मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारी पूरा प्रयास है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पूरी ताकत से धरती पर हमारी नीतियों को लागू कर रहे हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, हमारा स्वास्थ्य विभाग की सफलता के लिए बहुत हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। बच्चे को इंजेक्शन आज लगता है, 12 साल बाद हमें पता लगता है कि इस बच्चे को इस इंजेक्शन का लाभ हुआ क्यों। तो हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है, लेकिन इतनी पेशेंस रख करके काम में जुटे रहना और उसको पूरा करना, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। उनको पुनः बधाई देता हूं। और मोहन जी को और उनकी टीम को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जो हमें मध्य प्रदेश में भी दिखता है। इसको आप आगे जारी रखिए, बनाए रखिए, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री।